हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज का हमारा 5th लेक्चर होगा नीट 2025 केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हम क्लास 11 का 3rd चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। जिसमें जैसे कि हमने कई सारे टॉपिक्स प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिए थे, और आज के सेशन में हम पीरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंडर ऑक्सीडेशन स्टेट, एनामिलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी हम डिस्कस करेंगे। किस तरीके से केमिकल रिएक्टिविटी का ट्रेंड है हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो इन सारे प्रॉपर्टीज को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, और इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि एग्जामिनेशन में आपको किस तरीके से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो एंड तक जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। यहाँ से आपको एग्जामिनेशन में काफी क्वेश्चन देखने मिलते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा था, और जिसमें हमने एटॉमिक रेडिया, आयनिक रेडिया, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कुछ इस तरीके से हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। और आज के इस लेक्चर में हम पीरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे किस तरीके से पीरियोडिक ट्रेंड्स है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंस किसे कहते हैं, वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं, किस तरीके से इनका पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करा गया। देन एनामिलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, एनामिलस प्रॉपर्टी किस तरीके से है सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की। देन उसके बाद पीरियोडिक ट्रेंड एंड केमिकल रिएक्टिविटी। तो ये सारे जो पॉइंट्स है केमिकल प्रॉपर्टीज के, ये हम आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, पीरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो आपकी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो देखिए, वैलेंस क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहा जाता है, ये वर्ड किस तरीके से आया है, ये क्या डिस्क्राइब करता है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे एंड देन हम देखेंगे कि किस तरीके से इनका ट्रेंड है। तो सबसे पहले देखिए, वैलेंस क्या होता है। द वैलेंस इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स एंड कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो वैलेंस है ये मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की, और इसे आप समझ सकते हो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टर्म्स में। जैसे कि देखिए, वैलेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इज यूजुअली, देखिए क्या बोला गया है, वैलेंस जो होता है किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है जनरली। ठीक है, ऐसा नहीं कहा गया है कि वैलेंस जो है यही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में क्या होता है, कैसे हम देखते हैं कि एक्सेप्शंस कितने ज्यादा होते हैं केमिस्ट्री में, तो इसीलिए यूजुअली जनरली वर्ड आपको केमिस्ट्री में ज्यादा कर देखने मिलता है। तो वैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, और इक्वल टू 8 माइनस द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो किस तरीके से, जैसे लिथियम की अगर हम बात करते हैं, लिथियम में 1:2:1, लास्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। तो लिथियम का जो वैलेंस नंबर होगा यहाँ पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा 1। तो कोई भी एलिमेंट के जनरली जो उनके लास्ट ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो आपका इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यही होता है वैलेंस। अब देखिए, जैसे हमने देख लिया वैलेंस क्या होता है, वैलेंस की हमने डेफिनेशन देख ली। तो देखिए नाउअडेज क्या होता है, वैलेंस के लिए जो टर्म यूज करा जाता है ज्यादा कर वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये फ्रीक्वेंटली हम इस वर्ड का यूज करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को समझने के लिए यहाँ पर हम ऐसे दो कंपाउंड लेंगे जिनमें ऑक्सीजन है। तो ये कंपाउंड को लेकर हम समझेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से डिसाइड करा जाता है, और वैलेंस क्या होता है, वैलेंस किस तरीके से बताया जाता है। तो जैसे कि सबसे पहले कोई भी कंपाउंड है तो उसकी सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कौन सा एलिमेंट और एटम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस तरीके से। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, तो आप देखोगे कि कौन सा जो एलिमेंट है या फिर एटम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सबसे पहले अगर हम OF2 इस मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन दो एटम यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो जैसा कि हमें पता है फ्लोरीन जो होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो सबसे पहले
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की आएगी, देन ऑक्सीजन की आएगी, एंड देन अगर हम इस कंपाउंड में देखें सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, Na2O, सोडियम ऑक्साइड में अगर हम देखें तो देखिए Na जो है ये मेटल है, तो ऑब्वियसली मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, तो अगर इस केस में देखें तो पहले ऑक्सीजन आएगा एंड देन सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी। तो ये एक ऑर्डर हमने लिख लिया इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। देन उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे कि हर एक एटम का आप देखोगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखना है। तो अगर हम फ्लोरीन की बात करें, एटॉमिक नंबर 9 है, तो अगर हम आउटर उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2s2 2p5, ठीक है। तो ये होता है फ्लोरीन का यहाँ पर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर देखिए फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट फिल करने के लिए, तो फ्लोरीन क्या करेगा, OF2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो हर एक फ्लोरीन को कितना चाहिए होगा, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। और फ्लोरीन क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो वैसे 1 होगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, देखिए देयर आर 2 फ्लोरीन एटम्स इन दिस मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 फ्लोरीन एटम है और ऑक्सीजन विद आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ऑक्सीजन की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने OF2 मॉलिक्यूल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करी। अब हम ऑक्सीजन की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, जो कि है 2s2 2p4। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन, कौन शेयर कर रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चूंकि फ्लोरीन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दे रहा है एक तरीके से। क्योंकि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका ऑक्सीडेशन माइनस में आएगा, एंड ऑक्सीजन यहाँ पर फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में आ गया। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इसीलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा OF2 मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। देन हम नेक्स्ट स्लाइड में सोडियम ऑक्साइड, इस मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखते हैं हम सोडियम ऑक्साइड की हम बात करते हैं। सोडियम ऑक्साइड में किस तरीके से आप हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करोगे। तो सोडियम ऑक्साइड है, तो सोडियम जैसे कि यहाँ पर सोडियम मेटल होता है, मेटल्स जो है इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये बहुत लो होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सोडियम और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगा, सोडियम क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये एक सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन और इस सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा। और ऑक्सीजन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हर एक सोडियम से एक करके, यानी कि उस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सोडियम से ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी ले रहा है। तो इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि ऑक्सीजन इस केस में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट के आगे माइनस साइन आएगी। उसी तरीके से अगर हम सोडियम की बात करें, इस कंपाउंड में सोडियम क्या करता है, सोडियम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 3s1, तो क्योंकि देखिए 1s2, देखिए सोडियम का आप इस तरीके से लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s1। तो देखिए यहाँ तक तो ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये स्टेबल होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत आसान हो जाता है सोडियम के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक सोडियम इजीली दे देता है ऑक्सीजन को, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसीलिए पॉजिटिव साइन आएगी, और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसीलिए सोडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करिए, जो भी आप कंपाउंड लेंगे सबसे पहले उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव देखिए और कितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहा है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा है और कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, उस बेसिस पर ऑक्सीडेशन स्टेट आप दे दीजिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड कैन बी डिफाइंड एज charge acquired by its atom on the basis of electronegative consideration from other atoms in the molecule।
यानी कि डेफिनेशन क्या बता रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट आप किसी भी एलिमेंट का किस तरीके से आप बता सकते हो, किसी भी कंपाउंड में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है या फिर जो भी एटम प्रेजेंट है, जैसे कि हमने अभी देखा N2O सोडियम ऑक्साइड में, ये कंपाउंड है जिसमें सोडियम एंड ऑक्सीजन दो एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड में जो भी एलिमेंट हो उसको आप किस तरीके से उनका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओगे कि उनमें क्या चार्ज है, चार्ज एक्वायर्ड बाय इट्स एटम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसिडरेशन, यानी कि उनका आप देखोगे सबसे पहले कि उनका दोनों आपके कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है और वो कितने इलेक्ट्रॉन जो है आपस में जो एटम है उनके साथ शेयर कर रहा है, उस बेसिस पर आप बताओगे कि किस तरीके से उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट है। बहुत सिंपल है, आई होप कि आपको समझ गया हो। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ इमेज जो आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई है, तो इस इमेज के थ्रू हम समझेंगे आपके पीरियोडिक टेबल में जो सारे एलिमेंट्स है, सारे ग्रुप वाइज एलिमेंट्स जो है उनका किस तरीके से वैलेंस या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड होता है और किस तरीके से उनके कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं हाइड्राइड एंड ऑक्साइड के साथ और किस किस तरीके से उनके ऑक्सीडेशन स्टेट उस केस में होंगे। तो सबसे पहले अगर हम सिंपली अगर सारे ग्रुप की बात करें तो ग्रुप 1 में अगर आप देखते हो तो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे आपके ग्रुप 1 वाले एलिमेंट होते हैं और उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस तरीके से आप देखते हैं तो उनमें लास्ट जो ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। ठीक है, 1:2s1 लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी भी 1 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से ग्रुप सेकंड वाले एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे आपके ग्रुप सेकंड एलिमेंट होते हैं, इनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, वैलेंसी 2। अब देखिए ग्रुप सेकंड के बाद तो ग्रुप 3 नहीं दिया गया है, ग्रुप 13 से आपको डायरेक्टली दिया गया है यहाँ पर। तो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्योंकि हर वक्त ट्रांजिशन फॉर्म में होते हैं, इसीलिए यहाँ पर उनका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिया गया है। ठीक है, अब क्यों नहीं दिया गया, इसका क्या रीजन है, इसको अब हम जब हम पढ़ेंगे हर एक ब्लॉक एलिमेंट में, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट, तो उसमें हम और डिटेल में स्टडी करेंगे। फॉर नाउ बस आपको इतना देखना है। अब देखते हैं हम ग्रुप 13 की बात कर रहा है। ग्रुप 13 क्या होते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये सारे आपके ग्रुप 13 एलिमेंट होते हैं जिसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है एंड वैलेंसी इनकी 3 होती है। इसी तरीके से ग्रुप 14 एलिमेंट होते हैं कार्बन, सिलिकॉन। ठीक है, इस तरीके से आपके ग्रुप 14 एलिमेंट्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है एंड इनका वैलेंसी भी 4 होता है। देन ग्रुप 15 एलिमेंट, तो आप देखोगे ग्रुप 15 एंड ग्रुप 18 तक, ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 तक जो एलिमेंट्स है इनकी वैलेंसी जो है ये 2 नंबर्स में होती है। किस तरीके से, तो सबसे पहले देखिए ग्रुप 15 हम देखेंगे। ग्रुप 15 जैसे कि नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, ये सारे आपके ग्रुप 15 एलिमेंट्स हो गए। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं और वैलेंसी 3 होती है या फिर 5 भी होती है। तो किस तरीके से होती है, तो यहाँ पर हम कंपाउंड का एग्जांपल लेकर इसको और डिटेल में देखेंगे। फॉर नाउ बस आपको इतना याद रखना है। इसी तरीके से ग्रुप 16 क्या होता है आपका, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे आपके ग्रुप 16 हो गए। ग्रुप 16 में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, वैलेंसी 2 या फिर 6 होगा। इसी तरीके से ग्रुप 17 एलिमेंट्स आपके होते हैं हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे आपके हैलोजेंस होते हैं जिसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं एंड वैलेंसी 1 या फिर 7। क्योंकि देखिए ये जो आपके हैलोजेंस होते हैं इनको बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना लास्ट शेल जो है इनको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और 7 इलेक्ट्रॉन क्यों, क्योंकि 7 के 7 अगर लूज कर लिए तो भी स्टेबल हो जाएगा और 1 एक्सेप्ट कर लिया तब भी हैलोजन जो एलिमेंट्स आपके वो स्टेबल हो जाएंगे, इसलिए 1 और 7, तो इस तरीके से होता है। इसी तरीके से ग्रुप 18 एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, नोबल गैसेस, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, ये सारे आपके नोबल एलिमेंट्स है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उनका वैलेंसी होती है 0 या फिर 8। अब देखते हैं यहाँ पर हम इनके कंपाउंड्स, जैसे कि देखिए ग्रुप 1 जो है उनका
हाइड्राइड के साथ किस तरीके से होता है, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, इस तरीके से पोटेशियम हाइड्राइड। देन ग्रुप सेकेंड का कैल्शियम हाइड्राइड। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे हमने डिसाइड करा, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव देखिए कौन सा होता है दोनों में, देन उसके बाद देखिए कितने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, जो भी कंपाउंड इसमें जो भी एलिमेंट्स है कितने एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, उस बेसिस पर उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो उसी तरीके से ग्रुप 15 का NH3 है, तो उस केस में देखिए किस तरीके से उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तो ये आप डिटेल में बस आपको बस याद रखना कि किस तरीके से ये हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड, इनके जो फॉर्मूलाज होते हैं हर एक ग्रुप के किस तरीके से होते हैं और उनमें किस तरीके से उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, तो ये आप एक बार ये बस इस इमेज को बस याद रखिएगा किस तरीके से इनके हाइड्राइड एंड ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो आपके सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है एनामिलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट हमने प्रॉपर्टी देख ली, अब सेकेंड प्रॉपर्टी है कि किस तरीके से एनामिलस प्रॉपर्टीज है। एनामिलस यानी कि कुछ एबनॉर्मलिटीज, कुछ अलग, यहाँ पर कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज है सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स की। तो सेकेंड पीरियड क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज जो हमने देखा वो होते हैं पीरियड। अब सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट्स आते हैं आपके, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से। अब देखिए इनके बारे में यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट मेंशन करा है। अब ये क्या है, तो देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है हर एक ग्रुप का, तो ग्रुप 1 का जैसे कि लिथियम, ग्रुप सेकेंड का बेरिलियम एंड ग्रुप 13 से 17 तक, क्योंकि देखिए ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स है तो उनकी यहाँ पर तो बात हुई ही नहीं है। ग्रुप 13 से 17 बोरॉन टू फ्लोरीन। तो हर एक ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो डिफरेंट है in many respect from other members of their respective group। यानी कि जैसे कि लिथियम की बात करें तो ग्रुप 1 में जो लिथियम है, लिथियम की प्रॉपर्टी बाकी सारे एलिमेंट से डिफरेंट होगी। उसी तरीके से ग्रुप सेकेंड में बेरिलियम है तो बेरिलियम की प्रॉपर्टीज उनके नीचे वाले जो सारे एलिमेंट्स है जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो इससे बेरिलियम की प्रॉपर्टी अलग होगी। उसी तरीके से ग्रुप 13 से लेकर 17 का भी सेम यहाँ पर यही सिचुएशन है। तो क्यों ऐसा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रुप फर्स्ट की बात करें जैसे कि लिथियम, लिथियम जो है बाकी सारे अल्कली मेटल से, जो कि देखिए ग्रुप 1 एलिमेंट हमें पता है अल्कली मेटल्स होते हैं, तो उसमें सबसे पहला होता है आपका लिथियम, लिथियम होता है, देन सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके से सीजियम, फ्रांसियम, तो ये सारे आपके अल्कली मेटल होते हैं। तो लिथियम, ये सारे मेटल से इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, अलग इनका बिहेवियर होता है। और बेरिलियम उसी केस में, बेरिलियम जो कि हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल से अलग होता है बाकी सारे। क्यों अलग होता है, क्योंकि देखिए ये लिथियम एंड बेरिलियम, इसका हम रीजन भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए लिथियम एंड बेरिलियम जो है यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाता है, लेकिन अदर जो मेंबर्स हैं इनके ग्रुप के वो आयनिक कॉम्पाउंड बनाते हैं। ठीक है, इनफैक्ट behavior of lithium and beryllium is more similar with the second element of the following group, that is magnesium and aluminium respectively। तो देखिए लिथियम के बाजू, लिथियम के एग्जैक्ट बगल में जो आपका ग्रुप है उसी ग्रुप में अगर हम देखें लिथियम की मैग्नीशियम से प्रॉपर्टीज मैच करती है एंड बेरिलियम की एल्यूमिनियम से। बेरिलियम आपका ग्रुप सेकेंड है और एल्यूमिनियम जो एलिमेंट है आपका ये आपको ग्रुप 13 में देखने मिलेगा। तो ये देखिए लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, तो ये एक दूसरे से पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो डायगोनली ये प्लेस्ड है एलिमेंट। तो इस सिमिलैरिटी को कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, क्योंकि ये डायगोनली प्लेस्ड है और इनके प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच करते हैं, सिमिलर है, तो इस सिमिलैरिटी को कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप इन द पीरियोडिक टेबल। अब ऐसा क्यों होता है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती है, तो उसका रीजन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब देखेंगे हम ये डायगोनल रिलेशनशिप क्यों हमें देखने मिलता है, इसका रीजन क्या होता है। क्योंकि देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट, ये दोनों भी एलिमेंट ये रिलेशनशिप दिखाते हैं। क्योंकि देखिए ग्रुप 3 से ग्रुप 12 की अगर हम बात करें जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं एक तरीके से। ठीक है, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, तो इसीलिए इनकी यहाँ पर बात ही नहीं होती है। तो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको रिलेशनशिप देखने मिलता है। तो ये क्यों इस तरीके से रिलेशन हमें देखने मिलता है, इसका रीजन क्या है डायगोनल रिलेशनशिप का हमारे एलिमेंट्स का। तो देखिए सबसे पहले द एनामिलस बिहेवियर इज एट्रिब्यूटेड टू द स्मॉल साइज। क्यों हमें देखने मिलता है, क्योंकि एलिमेंट्स की स्मॉल साइज, लार्ज चार्ज टू रेडियस रेशो,
क्योंकि देखिए जिस तरीके से अगर हम बढ़ते जाएंगे ग्रुप वाइज अगर, तो फर्स्ट एलिमेंट से सेकेंड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से रेडियस भी उनका इंक्रीज हो रहा है। तो यस, तो यहाँ पर चेंज हो रहा है रेडियस एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से डायगोनल रिलेशन हमें देखने मिलता है पीरियोडिक टेबल में। देन उसके बाद इन एडिशन हर एक ग्रुप के, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 को तो छोड़ दीजिए, ग्रुप देन उसके बाद ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक, ठीक है, ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक नोबल गैसेस भी स्टेबल है, इसीलिए उनकी बात नहीं हो रही। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 17 तक और ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड की यहाँ पर बात हो रही है। तो इन सारे ग्रुप्स में फर्स्ट मेंबर्स की 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं। सारे ग्रुप्स में जो फर्स्ट एलिमेंट्स है तो उनके फर्स्ट मेंबर की क्या होते हैं, 4 वैलेंस ऑर्बिटल 2s एंड 2p, ये बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। वेयर एज सेकेंड मेंबर्स ऑफ ग्रुप्स हैव 9 वैलेंस ऑर्बिटल, किस तरीके से 3s 3p एंड 3d, इस तरीके से इनकी वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं जो कि बॉन्डिंग में हेल्प करते हैं या फिर बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। यही रीजन होता है जिसकी वजह से आपको डायगोनल रिलेशन देखने मिलता है। और इसका एग्जांपल अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम रीजन देखते हैं कि क्यों एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो फर्स्ट मेंबर होते हैं हर एक ग्रुप के, तो उनकी केमिकल बिहेवियर अलग क्यों होता है, डिफरेंट क्यों होता है बाकी सारे रिमेनिंग ग्रुप्स के एलिमेंट्स है। जैसे कि मान लीजिए ग्रुप 1 में लिथियम है, तो लिथियम को छोड़कर ग्रुप नीचे उसके बाद आता है सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। तो ये सारे जो एलिमेंट्स है इनकी केमिकल बिहेवियर डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू लिथियम। तो उस तरीके से हर एक ग्रुप के जो फर्स्ट मेंबर है उनकी प्रॉपर्टी अलग होगी, उनका बिहेवियर अलग होगा एज कम्पेयर टू उनके ग्रुप के ही अदर एलिमेंट्स है। तो क्यों इस तरीके से होता है, बिकॉज उन एलिमेंट्स की स्मॉल साइज होती है, किनकी, हर एक ग्रुप के फर्स्ट मेंबर की, उनका स्मॉल साइज होता है, लार्ज चार्ज टू रेडियस रेशियो होता है एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उस एलिमेंट्स की, तो इसीलिए उनका बिहेवियर अलग होता है, एनामलस बिहेवियर कहा जाता है, कुछ डिफरेंट बिहेवियर आपको देखने मिलता है। अब एडिशन कुछ बात अगर हम करें यहाँ पर, तो देखिए फर्स्ट मेंबर जो होते हैं हर एक ग्रुप के, तो दे हैव ओनली 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स जो कि होते हैं 2s 2p, जो कि बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। वेयर एज सेकेंड मेंबर्स ऑफ द ग्रुप्स हैव 9 वैलेंस ऑर्बिटल 3s 3p एंड 3d। अब देखिए जैसा हमने अभी देखा कि किस तरीके से जो हर एक ग्रुप के जो फर्स्ट मेंबर होते हैं उनके पास 4 वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं 2s एंड 2p जो कि बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। तो उसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल हम बोरॉन की यहाँ पर बात करें, तो बोरॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है विथ F4, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो बोरॉन है, बोरॉन के पास यहाँ पर 4 यहाँ पर ऑर्बिटल्स है, ठीक है, जिसके साथ यहाँ पर देखिए 4 ऑर्बिटल है, जैसा हमने कहा यहाँ पर 4 वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं, तो जिसके वजह से यहाँ पर बोरॉन की कोवैलेंसी क्या होगी, 4 होगी, यानी बोरॉन जो है 4 बॉन्ड्स बना सकता है फ्लोरीन के साथ। उसी तरीके से whereas other member of the groups can expand their valence shell to accommodate more than 4 pairs of electron, ठीक है, जैसे हमने देखा जो फर्स्ट मेंबर है हर एक ग्रुप के वो सिर्फ उनकी कोवैलेंसी 4 हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते जाएंगे, जैसे कि एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें, जिस तरीके से हम ग्रुप में नीचे आते जाएंगे तो कोवैलेंसी जो है ये बढ़ सकती है, एक्सपैंड हो जाएगी ऑब्वियसली, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जो इनका लास्ट जो इनका वैलेंस और ऑर्बिटल्स होंगे बढ़ते जाते हैं, तो उस वजह से इनकी बॉन्डिंग भी जो है, जो यहाँ पर ये पेयर्स जो बनाते हैं इलेक्ट्रॉन से, तो ये भी बढ़ेगा। तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है AlF6, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें, एल्यूमिनियम की कोवैलेंसी इस केस में क्या हो जाएगी 6, ठीक है। तो यही बात कर रहे थे कि किस तरीके से फर्स्ट मेंबर, हर एक ग्रुप के फर्स्ट मेंबर की कोवैलेंसी 4 होती है, हर एक ग्रुप के फर्स्ट मेंबर में जो वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं वो 4 होते हैं और बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। उसी तरीके से जो रिमेनिंग आपके जो है ये जैसे कि सेकेंड मेंबर्स की अगर हम बात करें हर एक ग्रुप के, तो उनके पास 9 वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम का बताया फ्लोरीन के साथ, तो यहाँ पर 6 है, तो ये एक्सपांड भी हो सकता है, ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है, यही यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। अब देखिए जैसे कि
हमने ये भी देखा कि किस तरीके से डायगोनल रिलेशनशिप होता है लिथियम का मैग्नीशियम से, बेरिलियम का एल्यूमिनियम से। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप किससे हमें पता लगता है, तो हमने जैसे कि देखा था रेडियस रेशो इनके, ठीक है, चार्ज टू रेडियस रेशो। तो देखिए यहाँ पर रेडियस, अगर हम मेटालिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस की यहाँ पर बात करें तो देखिए अब हम हर बार आपको नहीं बताएंगे कि मेटालिक रेडियस क्या होता है, आयनिक रेडियस क्या होगा, क्योंकि इसके पहले हमने बहुत बार देख चुका मेटालिक रेडियस किससे कहते हैं, आयनिक रेडियस किससे कहते हैं। अब बस हम जो इन्फॉर्मेशन है वो हम देखेंगे, क्योंकि अगर मैं बार बार समझाने लगूँ तो बहुत लेंथी आपका वीडियो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मेटालिक रेडियस अगर हम बात करें यहाँ पर लिथियम और मैग्नीशियम की, तो लगभग करीब करीब वैल्यू आपको देखने मिलेगी। लिथियम की 152 पिकोमीटर एंड मैग्नीशियम की 160। उसी तरीके से बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम के भी अगर आप देखते हो रेडियस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, जैसे 111 143। उसी तरीके से आयनिक रेडियस की अगर हम बात करें, आयनिक रेडियस की अगर हम बात करें लिथियम और मैग्नीशियम में, तो लिथियम का 76 एंड मैग्नीशियम का 72, अगेन बहुत करीब करीब है, ठीक है। तो देखिए मैच हो रहा है, कुछ बिहेवियर इनके सिमिलर है, तो इसीलिए यहाँ पर उनको डायगोनल रिलेशन कहा गया है, लिथियम मैग्नीशियम से एंड बेरिलियम की एल्यूमिनियम से। तो यही है एनामिलस बिहेवियर और जिसको हम कहते हैं। और अगर हम इस टेबल की बात करें तो एक यहाँ पर है डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम मैग्नीशियम एंड बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। तो देखिए अभी हमने दो प्रॉपर्टीज कवर कर ली, देन हम एक आपके चैप्टर का जो एंड टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ये, जो कि है पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी। तो देखिए इसमें आप जनरली किस तरीके से आपके एलिमेंट किस तरह रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से कंपाउंड, कौन से एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, तो इस तरीके से उस बारे में उनका ट्रेंड हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से। तो उससे पहले कुछ हमें जो हमें पता है इंफॉर्मेशन, उसका हम एक रिकैप कर लेते हैं, सो दैट कि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए जैसे कि हमें पता है अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं अक्रॉस द पीरियड, एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया जनरली डिक्रीज होता है। तो जनरली यूजुअली ये सारे वर्ड्स आपको केमिस्ट्री में देखने मिलते हैं, जैसे कि इससे पहले भी मैंने कहा, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस होते हैं, इसीलिए जनरली वर्ड यूज करा जाता है, ऐसा नहीं कहा जाता कि होता ही है, क्योंकि कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसा कि हमने देखा है इसके पहले भी। देखिए as a consequence the ionization enthalpy generally increase with some exceptions and electron gain enthalpies become more negative across a period। yes देखिए जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं, तो लेफ्ट साइड में आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली लेफ्ट से राइट में इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ये मोर नेगेटिव होते चले जाती है। क्यों नेगेटिव होते चले जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो हमारे जो राइट मोस्ट एलिमेंट्स है, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है स्टेबल होने के लिए, जैसे कि हैलोजेंस ग्रुप होते हैं, तो इसीलिए वो मोर नेगेटिव होते हैं, क्योंकि अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो एनायन बन जाते हैं, तो इसीलिए इन्हें मोर नेगेटिव कहा गया है। In other words, the ionization enthalpy of extreme left element in periodic table is least and electron gain enthalpy of the element on extreme right is highest negative। तो देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, अगर लेफ्ट साइड की बात करें हमारे पीरियोडिक टेबल में, तो लेफ्ट साइड में जो हमारे पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप एलिमेंट है, एस ग्रुप एलिमेंट है, ठीक है। तो एस ग्रुप एलिमेंट क्योंकि मेटल्स होता है, जैसे कि सोडियम वगैरह है, तो क्या करते हैं लिथियम सोडियम वगैरह मेटल्स है हमारे, तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक, क्योंकि मेटल्स में देखिए लास्ट जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में फिल होता है बस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर स्टेबल होना चाहते हैं, तो इसीलिए इनकी जो यहाँ पर देखिए इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो सबसे कम होगी, क्योंकि जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, बहुत कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि जल्दी से इलेक्ट्रॉन मेटल्स लूज कर देते हैं। तो यही कह रहा है इस पॉइंट में। एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ये बहुत ज्यादा हाई होती है और नेगेटिव होती है, हाईएस्ट नेगेटिव होती है। क्यों एक्सट्रीम राइट में, नोबल गैस से पहले, क्योंकि नोबल गैस की यहाँ पर बात हम करेंगे नहीं, क्योंकि नोबल गैस कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो नोबल गैस के पहले ग्रुप 17 हमारे हेलोजेंस होते हैं, तो हेलोजेंस क्या करते हैं,
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दे देना किसी भी एलिमेंट को। तो जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने अंदर, तो ये मोर नेगेटिव, इनकी नेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है। तो इनका हाईएस्ट नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और एक्सोथर्मिक एक प्रोसेस होता है, यानी कि खुद अपने आप रिएक्टिव हो जाते हैं, खुद रिएक्ट करने लगते हैं। तो यही यहाँ पर उनका ट्रेंड बताया है आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, आपके पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स का एंड राइट साइड वाले एलिमेंट्स का। देखिए, दिस रिजल्ट इनटू हाई केमिकल रिएक्टिविटी एट टू एक्सट्रीम्स एंड द लोएस्ट इन द सेंटर। यानी कि क्या बताया जा रहा है इस पॉइंट में कि जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट से ये इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। एंड राइट साइड वाले जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है, जैसे कि हैलोजेंस की अगर हम बात करें, तो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो केसेस है, तो इनमें क्या होता है, इस वजह से इनकी केमिकल रिएक्टिविटी हाई हो जाती है, जल्दी से किसी के भी साथ बॉन्ड बनाकर कंपाउंड बना लेते हैं। लेकिन जो उनके बीच के जो एलिमेंट्स है, ये जो सेंटर वाले हैं, इनकी लोएस्ट केमिकल रिएक्टिविटी होती है। Thus, the maximum chemical reactivity at the extreme left among alkali metals is exhibited by the loss of an electron leading to the formation of cation. यानी कि सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट साइड में जो हमारे अल्कली मेटल्स है, ठीक है, क्योंकि मेटल से जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं, अपना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कर लेते हैं, कैटायन फॉर्म कर लेते हैं। जैसे इसीलिए हमें देखिए सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज देखने मिलता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर लेता है। लिथियम पर भी हमें पॉजिटिव चार्ज देखने मिल लगता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इनका लॉस हो जाता है, तो इसीलिए ये कैटायन कहलाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और उसी तरीके से राइट साइड वाले जो कि हमारे हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस जो है इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, तो ये एनायन फॉर्म कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें देखिए क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज देखने मिलता है, क्योंकि ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेता है। क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, तो नेगेटिव, आयोडीन, ठीक है, इस तरीके से। तो इनमें नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एनायन फॉर्म कर लेते हैं, अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसीलिए। दिस प्रॉपर्टी कैन बी रिलेटेड विद द reducing and oxidizing behavior of the element which you will learn later, ठीक है। तो देखिए, इस फेनोमेना को आप रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनके बिहेवियर, तो रिड्यूसिंग क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये हम आगे आने वाले चैप्टर में इनको और डिटेल में स्टडी करेंगे। फॉर नाउ बस आपको इतना समझना है। अब देखिए, here it can be directly related to the metallic and non-metallic character of the elements, ठीक है। तो एक तरीके से मेटालिक कैरेक्टर है, कैटायंस है, मतलब कि इनका मेटालिक कैरेक्टर है, इजीली इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अपना लॉस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, क्योंकि देखिए हमने जैसे देखा लेफ्ट से राइट में हमारे प्रोडक्ट टेबल में नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स है सारे मेटल्स है, इसीलिए उनका ये मेटालिक कैरेक्टर होता है। और जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड में जाओगे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर एलिमेंट्स का इंक्रीज होता है। तो उस बेसिस पर आप इस फेनोमेना को समझ सकते हो। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में यही बात बताई गई है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि किस तरीके से जो मेटालिक कैरेक्टर है आपका, जो लेफ्ट साइड में होता है पीरियोडिक टेबल के, और राइट साइड में जैसे आप जाओगे ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, यानी कि लेफ्ट टू राइट में अक्रॉस अ पीरियड आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, जैसे कि आप लेफ्ट से राइट में आपके पीरियोडिक टेबल में मूव करोगे। अब देखिए, जैसा हमने देखा कि लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स जो कि मेटल्स है, और राइट साइड वाले जो कि हैलोजेंस है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी है एलिमेंट्स की, इनको हम और अच्छे तरीके से यहाँ पर उनके रिएक्शन देखेंगे और समझेंगे इनके ऑक्सीजन एंड हैलोजन के साथ रिएक्ट कर इनको, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पर हमने एलिमेंट्स लिए हैं, यानी कि जो मेटल्स लिए हैं, हैलोजेंस लिए हैं, उनको सिर्फ हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से इनकी केमिकल रिएक्टिविटी है। देखिए, जो एलिमेंट है, सबसे पहले एक नॉर्मल ऑक्साइड लिया गया है, ठीक है। जैसे कि लेफ्ट साइड में अगर हम बात करें सोडियम के साथ ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा गया, तो सोडियम ऑक्साइड तो मेटल के साथ है, तो ये यहाँ पर ये बेसिक है, ठीक है, इनका जो नेचर है ये बेसिक नेचर है। इसी तरीके से अगर हम
राइट साइड में जाते हैं पीरियोडिक टेबल के, जो कि हमारे हैलोजन है। हैलोजन को अगर हम ऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो यहाँ पर जो ऑक्साइड बन रहा है डाइक्लोराइड हेप्ट ऑक्साइड, ठीक है, 7 है इसीलिए हेप्ट ऑक्साइड। तो ये जो कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन वाला, ये मोस्ट एसिडिक हो, ठीक है। और कुछ बीच वाले जैसे कि एल्यूमिनियम, आर्सेनिक वगैरह के जो ऑक्साइड्स होते हैं, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, तो इनमें देखिए इनका जो नेचर होता है ये एम्फिटेरिक होता है। और कुछ न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, N2O वगैरह। अब देखते हैं एम्फिटेरिक का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए एम्फिटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। एम्फिटेरिक, अगर हम एम्फिटेरिक को एसिड के साथ रिएक्ट करें तो एज अ बेस ये काम करेगा, और एज अ बेस अगर हम इसे रिएक्ट करें तो ये एसिड की तरह बिहेव करेंगे, यानी दोनों की तरह बिहेव करना, उसे हम कहते हैं एम्फिटेरिक ऑक्साइड। और न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होता है, जिनका कोई भी ना एसिडिक ना बेसिक उनके पास प्रॉपर्टी होती, कोई नहीं होते, ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने तो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स वाले की बात कर ली, ठीक है। अब जैसे कि एस ब्लॉक में जो कि मेटल्स है, पी ब्लॉक वाले साइड में अगर हम बात करें तो हैलोजेंस की हमने बात कर ली। लेकिन हमने अभी तक जो बीच वाले हमारे एलिमेंट्स है ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, जो कि 3D सीरीज कहा जाता है जिसे ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है, और 4F सीरीज जिसे लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स कहा जाता है, तो इनमें कुछ इनके भी बारे में हमको पता होना चाहिए। तो देखिए अमंग ट्रांजिशन मेटल्स जैसे कि 3D सीरीज जिसे कहा जाता है, चेंज इन एटॉमिक रेडियस इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू दोज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स अक्रॉस द पीरियड। अब देखिए अगर हम 3D सीरीज की बात करें, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, तो उनमें जो उनका एटॉमिक रेडिया है, इनमें आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने मिलते, बहुत कम इनमें चेंजेस आपको देखने मिलते हैं अक्रॉस द पीरियड, बहुत स्मॉल इनका रेडिया चेंज होता है, ज़्यादा नहीं होता है। द चेंज इन एटॉमिक रेडिया इज स्टिल स्मॉलर अमंग द इनर ट्रांजिशन मेटल्स जो कि 4F सीरीज होता है। तो जैसे कि अगर हमने कहा 3D में कुछ आपका जो एटॉमिक रेडिया है थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, और 4F सीरीज में तो स्टिल स्मॉलर अमंग द इनर ट्रांजिशन मेटल्स, तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है एटॉमिक रेडिया जिस तरीके से हमने S और P ब्लॉक में देखा। तो लेकिन 3D सीरीज एंड 4F सीरीज में बहुत एटॉमिक रेडिया है, बहुत कम चेंज होता है, बहुत स्मॉल आपको चेंजेस उसमें देखने मिलते हैं, ठीक है। 4F सीरीज क्या होते हैं, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, जिसको आपको पीरियोडिक टेबल के नीचे जो प्लेस करा गया है उन एलिमेंट्स की यहाँ पर बात करा जा रहा है जिसे इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। Then next point, the ionization enthalpies are intermediate between those of S and P blocks, ठीक है। तो इनकी भी देखिए 4F सीरीज एंड 3D सीरीज वाले जो एलिमेंट्स है, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एक तरीके से जिसे हम ट्रांजिशन मेटल एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये एस एंड पी ब्लॉक के बीच में ही होती है। एज अ कॉन्सिक्वेंस दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन ग्रुप 1 एंड 2 मेटल्स, ठीक है। तो देखिए जैसा हमने देखा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में इनके जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ये बहुत कम होती है, क्योंकि ग्रुप 1 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ये अपना जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव बनना चाहते हैं, ये मेटल जो होते हैं अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज कर पॉजिटिव होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। तो इसीलिए ग्रुप 1 एंड 2 वाले मेटल्स को ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है। लेकिन जो अगर हमारे 3D सीरीज जैसे ट्रांजिशन मेटल एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स की बात करा जाए तो ये लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है कम होती है एज कम्पेयर टू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप 1 एंड 2, ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने जो भी स्टडी कर लिया उन कॉन्सेप्ट पर बेस हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सो दैट हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन है, व्हेन मूविंग अक्रॉस द पीरियड ऑन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, what generally happens to chemical reactivity of metals। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, पीरियोडिक टेबल में जैसे कि हम लेफ्ट से राइट में मूव करते हैं, क्योंकि हमें पता है पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के,
ठीक है, ये हमारे पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से। तो पीरियोडिक टेबल के जो लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स होते हैं ये मेटल्स होते हैं सारे, क्योंकि इजीली लूज करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लेफ्ट साइड में मेटल्स होते हैं, इतनी बात याद रखना है। तो लेफ्ट साइड में मेटल होते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट अगर हम पीरियोडिक टेबल में मूव कर रहे हैं तो हमारी मेटल की रिएक्टिविटी कैसे होगी। ऑब्वियसली लेफ्ट में ज्यादा मेटल है, जैसे जैसे हम मेटल से दूर चले जाएंगे मेटल की रिएक्टिविटी कम होते जाएगी। यानी कि एक तरीके से लेफ्ट से राइट में अगर हम पीरियोडिक टेबल में मूव कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स क्या होगी, इस केस में डिक्रीज होगी। और अगर नॉन मेटल्स की बात करा होता है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होगी। अगर यहाँ पर आपको मेटल पूछा गया है इसीलिए क्वेश्चन में आंसर आपका डिक्रीज आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपके मेटल्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट में आप बढ़ोगे तो मेटेलिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज होता है, इसीलिए यहाँ पर केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी, डिक्रीज है। नेक्स्ट, what is the main reason behind the diagonal relationship between second period elements and the third period elements in the same group? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि डायगोनल रिलेशनशिप जो हम देखते हैं सेकंड पीरियड एलिमेंट एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट में। तो डायगोनल रिलेशनशिप जैसे कि कुछ एलिमेंट में, जैसे कि लिथियम मैग्नीशियम में, बेरिलियम एल्यूमिनियम में, ठीक है। तो ये जो हमें रिलेशनशिप देखने मिलता है डायगोनल, ये किस वजह से, उसका मेन रीजन क्या है ये हमें बताना है। तो देखिए मेन रीजन हमने क्या देखा था डायगोनल रिलेशनशिप का, जब भी रीजन पूछा जाए तो बस आपको कुछ सोचे समझे बिना ये टेबल याद आना चाहिए। तो देखिए डायगोनल रिलेशनशिप का जो मेन रीजन होता है ये टेबल होता है, यानी कि इनका रेडियस, इनका एटॉमिक रेडियस, मेटल का अगर हम मेटल के रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो उससे हम मेटालिक रेडियस कहते हैं, जैसे कि हमने कुछ प्रॉपर्टी में इसके पहले डिस्कस कर लिया था, ठीक है। मेटल के रेडियस की बात होगी तो मेटालिक रेडियस, देन आयनिक रेडियस उसी तरीके से। तो यहाँ पर इन मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, तो इन सारे रेडियस को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस लिथियम और मैग्नीशियम की लगभग करीब करीब है, जैसे कि यहाँ पर मेटालिक रेडियस है लिथियम और मैग्नीशियम का 150 to 160 करीब करीब है, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम का भी करीब करीब एक तरीके से। तो मेन जो रीजन है इनकी डायगोनल रिलेशनशिप का कि इनकी सिमिलर एटॉमिक रेडियाई होते हैं, तो यही मेन रीजन है सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के सेम ग्रुप में। जो मेन रीजन है इनके डायगोनल रिलेशनशिप का वो है सिमिलर एटॉमिक रेडियस, तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, what are the reasons for contributes to the anomalous behavior of second period element? तो second period element का जो anomalous behavior हमें देखने मिलता है, कुछ abnormal, ठीक है, कुछ different हमें behavior देखने मिलता है, तो ये इसका रीजन क्या है। सबसे पहले इनके स्मॉल साइज, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के ऑब्वियसली स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, लार्ज चार्ज टू रेडियस रेशो है। तो ये जो थ्री रीजन है ये मेन रीजन है जिसके वजह से हमें एनामलस बिहेवियर देखने मिलता है सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स का। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये तीनों भी रीजन है जिसकी वजह से हमें कुछ डिफरेंट बिहेवियर देखने मिलता है सेकेंड पीरियड एलिमेंट का। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, which group on the periodic table typically has +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, पीरियोडिक टेबल में कौन सा एक ऐसा ग्रुप है जिसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यानी कौन सा एक ऐसा ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में जिसमें जो सारे एलिमेंट्स है उन सारे एलिमेंट्स का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है कि आपके जो लास्ट आपका ऑर्बिटल होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो लास्ट ऑर्बिटल में आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे एक तरीके से वो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर वैलेंसी बताता है एक तरीके से। तो देखिए अगर ग्रुप 1 की अगर हम बात करें, लिथियम सोडियम वगैरह इस ग्रुप की, तो लिथियम सोडियम वगैरह में अगर आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इनके जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो लास्ट शेल में आपको देखेंगे इनके 1 इलेक्ट्रॉन है, और चूंकि ये मेटल्स होते हैं इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं तो इसीलिए इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये +1 होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रुप 1। तो ये सारे ग्रुप 1 एलिमेंट होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। नेक्स्ट,
Why do elements in the same group have similar oxidation state? यानी कि देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कोई भी अगर हम ग्रुप की बात करें, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के लिथियम सोडियम वगैरह की अगर हम बात करें, अगर सेकेंड ग्रुप एलिमेंट की हम बात करें जैसे कि बेरिलियम बेरिलियम मैग्नीशियम वगैरह, इन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, तो हर एक ग्रुप में जो सारे एलिमेंट्स है सबका सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है, क्योंकि देखिए एक ही रीजन है। तो सारे ग्रुप वाले एलिमेंट को उनके लास्ट ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से, यानी उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उनके लास्ट ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं। लिथियम के लास्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसी तरीके से सोडियम के भी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। देन उसके बाद बेरिलियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसी तरीके से मैग्नीशियम के भी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो एक तरीके से लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम होंगे, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उन्हें सेम ग्रुप में रखा गया है, जिसकी वजह से उनका सिमिलर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यही एक रीजन होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। So that's it, and this chapter is over, and from the next lecture we will start a new chapter which is chemical bonding and molecular structure. So I hope कि आपने जो भी इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट देख लिया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हो। जहाँ पर भी आपको डाउट है, जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।